वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज आपके सामने फिर से चैप्टर वाइज चैप्टर का सोल्यूशन लेके आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का महा सोल्यूशन चल रहा है। हिंदी के अर्धनारीश्वर चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव का महाधमाका लेके आए हैं। तो इस चैनल पे आप लोग अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि अपनी तैयारी को वो भी आजमा सके। पीडीएफ लेने के लिए मैं पहले ही बता दूं, बीच क्लास में नहीं बताऊंगा। पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको वहां पे टॉपर्स नोट्स के साथ साथ पीडीएफ डेली क्लास का पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर कर देंगे, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें फटाफट से ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलते हैं हम लोग अर्धनारीश्वर पाठ की ओर। और पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। फटाफट से आप लोग आंसर बताते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी लोग इसको अपलोडेड वीडियो में देखना चाहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स खोल के अपना आंसर बताएंगे क्योंकि अगर आपको पीडीएफ में आंसर नहीं मिलेगा तो आप डायरेक्ट वीडियो को न देखकर कमेंट बॉक्स के आंसर से काम चला सकते हैं। पहला सवाल का आंसर बताएंगे, कहता है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक की यहाँ पे बात की गई है और कौन सी थी आपको बताना है। फटाफट से बताइए कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। कहता है कुरुक्षेत्र था, हुंकार था, या रसवंती थी, या प्रणभंग था। तो दिनकर जी की बात करें, पहली पुस्तक की बात करें तो यह प्रणभंग था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल राइट है। अर्धनारीश्वर पाठ के पहला चैप्टर पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता की यहाँ पे बात की है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका या छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी की अगर बात करते हैं पहली कविता की तो ये जो है छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। कहाँ पे प्रकाशित हुआ था याद रखिएगा, छात्र सहोदर में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है एकदम सभी का राइट आ रहा है, छात्र सहोदर, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न की बात करें तो ये एमबीबीआई प्रश्न है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 2024 में फिर से निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आगे 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। यानी छात्र सहोदर ऐसी कविता थी जो पहला कविता था दिनकर जी का, लेकिन कब प्रकाशित किया गया था बताइए फटाफट से कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। 1920, 1925, 1930, 1935। फटाफट से जवाब बताएंगे ताकि अगले प्रश्न पर चला जा सके। फटाफट से बताएंगे कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। 1920 या 1925 में, 1930 में, 1935 में। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं 1925 ईस्वी, एकदम राइट हो जाएगा। 1925 ईस्वी में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। और छात्र सहोदर सबसे पहली कविता थी, ये भी पहले क्वेश्चंस में आपको बताया जा चुका है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। 4 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है नामवर सिंह, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। अर्धनारीश्वर पाठ की अगर बात करते हैं इनके लेखक के तो रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक है, याद रखिए। अर्धनारीश्वर की बात करें, शंकर और पार्वती जी का उल्लेख वहां पे किया गया है। उनके जो 2 रूप आपको कभी कभी किसी पिक्चर में देखने को मिलते हैं, वही चित्र का उल्लेख सबसे ज्यादा इस पाठ में किया गया है अर्धनारीश्वर में। ये बात करें अर्धनारीश्वर एक प्रकार का क्या है तो निबंध है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपके सामने आएंगे कुछ ही क्षणों में। तो अभी के लिए याद रखिए, अर्धनारीश्वर पाठ के अगर लेखक की बात करता है तो रामधारी सिंह दिनकर के साथ आप लोग जाएंगे क्योंकि यही इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 5 नंबर सवाल पे चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है यह तो आपको पता होगा। थंबनेल देख के आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने थंबनेल देखा है तो बिल्कुल वहां पे अर्धनारीश्वर लिखा गया है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की रचना यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग।
क्या हो जाएगा, उसने कहा था या जूठन, तिरिच या अर्धनारीश्वर। ये जो है अर्धनारीश्वर याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचना किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल 6 नंबर, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है ये आप बताएंगे। 2024 की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा क्योंकि ऐसे सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। PYQ जब आप उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न आपको लगभग 5 बार रिपीट किया हुआ मिल जाएगा। तो दिनकर जी का जन्म की बात करें, बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट है। मैं प्रत्येक क्लास में यही रिपीट करता हूँ कि जो भी प्रश्न आपके हिंदी में बनते हैं साथियों, अगर 50 क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा, उसमें 20 प्रश्न ऐसे होंगे साथियों जो निश्चित रूप से लेखक के परिचय और डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु से पूछा जाएगा, उनके माता पिता के नाम से पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 नंबर सवाल का जवाब जो है बेगूसराय राइट ऑप्शन है। दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। 7 नंबर सवाल, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया गया है? तो जैसा कि हमने बताया, इस पाठ में शंकर और पार्वती जी का उल्लेख किया गया। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया गया, यानी नारी और पुरुष दोनों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, किसमें? अर्धनारीश्वर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट है। नारी और पुरुष दोनों में अर्धनारीश्वर का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। उसमें दर्शाया गया कि जब नारी पुरुष का गुण ले लेती है तो वो राक्षसनी बन जाती है। यह भी निश्चित रूप से आपके अर्धनारीश्वर पाठ में लिखा गया है। अगला नंबर सवाल 8 नंबर, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होगी? ये भी सवाल जो है एग्जामिनर की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये भी सवाल बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट भी किया गया है सबसे ज्यादा। तो दिनकर जी की बात करें, इनके अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि है, समझ है, भावना है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन निश्चित रूप से इसी प्रकार आपको मिलेंगे। और याद रखिएगा, अगर दिनकर जी कहते हैं कि मेरे अनुसार पति विचार है तो पति भावना होना चाहिए, पत्नी भावना होना चाहिए, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पलट के पूछा जा सकता है कि दिनकर जी के अनुसार पत्नी भावना है तो पति क्या है? तो याद रखिएगा विचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अभी के लिए सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? यानी अर्धनारीश्वर क्या है? तो ऑप्शन में यहाँ पे ललित निबंध रहता तो वो भी राइट हो सकता है, लेकिन अर्धनारीश्वर की बात करें तो एक प्रकार का एकांकी है, याद रखिएगा। सी यहाँ पे अभी के लिए राइट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? यानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किसने की थी? 4 ऑप्शन है। कहता है गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या दिनकर जी ने, उदय प्रकाश ने। तो नारीत्व की साधना की बात जब भी आती है तो ये महात्मा गांधी पर जाते हैं हम लोग, क्योंकि महात्मा गांधी ही अपने जीवन में अंतिम दिनों तक नारीत्व की साधना की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। और जब भी महात्मा गांधी से आपके एग्जाम में या आपके क्लास में सवाल बनते हैं तो निश्चित रूप से वो MBVI होता है, क्योंकि महात्मा गांधी पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं 11 नंबर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? जैसा कि हमने बताया कि शंकर और पार्वती जी का उल्लेख अर्धनारीश्वर पाठ में किया गया। तो अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप दिखाया गया है? यथार्थ रूप यानी झूठा रूप, कल्पित रूप यानी कल्पना हम सिर्फ कर सकते हैं उस रूप का, आदर्श यानी निश्चित रूप से वही रूप होगा, या वास्तविक, वास्तविक कहने का मतलब स्वयं प्रकट होते हैं। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है आप लोग बताएंगे। ये पाठ के माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है, ये नहीं कि आपको वास्तविकता में पूछा जा रहा है कि शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है। अगर वास्तविकता में भी पूछा जाता है तो एक प्रकार का काल्पित है, याद रखिएगा। हम लोग अभी भी कल्पना करते हैं कि शंकर और पार्वती जी थे, ये हम लोग देखे नहीं है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। 12 नंबर है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों में कौन सा अधिकार दिया?
बुद्ध और महावीर ने नारियों में कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का या पति के त्याग का? इनमें से कोई नहीं। बुद्ध और महावीर की जब बात करते हैं, नारियों में कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट से बताएंगे कि बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में जो हमने लगाया है, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। किसने? बुद्ध और महावीर ने। क्लियर? इसी प्रश्न को आपको उलट के पूछा जा सकता है कि भिक्षुणी होने का अधिकार नारियों को किसने दिया था? तो याद रखिएगा बुद्ध और महावीर। निश्चित रूप से आप इसे समझ सकते हैं। 13 नंबर सवाल है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है। इस प्रश्न का उल्लेख मैंने पहले ही क्वेश्चन में कर दिया था। तो पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, बिल्कुल। किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है या लेता है तब वह राक्षस हो जाती है। इसका आंसर भी हमने बताया था कि राक्षस हो जाती है। ये किसका कथन है? दिनकर जी का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, प्रेमचंद्र का है, या इनमें से कोई नहीं है जिसने कहा था कि जब पुरुष नारी का गुण लेती है तब तो वो देवता बन जाती है, लेकिन जब नारी नर का गुण सीखती है तो वो राक्षस हो जाती है? ये प्रेमचंद्र जी ने कहा था। किसने कहा था? प्रेमचंद्र जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट है। इस प्रश्न की बात करें तो 2024 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और स्टार मार्क की बात करें तो 5 स्टार मार्क इसे आप दे सकते हैं। आगे नंबर सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाता है? फिर से सेम टू सेम प्रश्न को अलग तरीके से पूछा गया है। कहता है कि प्रेमचंद्र कहते हैं कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? आकर्षक, साहसी, कोमल या राक्षसी? इसका आंसर आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट आप लोग जरूर करें। मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं बताने वाला। चलिए आगे 15 नंबर सवाल की ओर। आप लोगों ने तो आंसर देख ही लिया, आप लोग लगा सकते हैं। अगला सवाल 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? उवर्सी, रसमरथी, जूठन या कुरुक्षेत्र? याद रखिएगा उवर्सी, रसमरथी और कुरुक्षेत्र तीनों किसने लिखा है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। बात करें जूठन की, जूठन इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल 16 नंबर, गंधारी थी। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी या बलराम की माँ थी? तो इतना तो आप लगा सकते हैं, गंधारी जी थी और दुर्योधन की माँ थी। किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ थी, याद रखिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। 17 नंबर, प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार? तो प्रेमचंद्र जी थे एक प्रकार का कथाकार थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। प्रेमचंद्र जी एक प्रकार का कथाकार थे। अगला 18 नंबर, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। 23 सितंबर 1908, 22 सितंबर 1912, 28 सितंबर 1911 या 25 सितंबर 1913 को? दिनकर जी की बात करते हैं, इनका जन्म 22 सितंबर 1912 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 को याद रखिएगा। मिसप्रिंट यहाँ पे किया गया है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। दिनकर किस युग के कवि है? ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिनकर की बात करें, ये किस युग की कवि है की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए। तो भारतेंदी युग के है, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग या नौकावादोत्तर युग? याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास किया गया। दिनकर किस युग की कवि है तो आप छायावादी युग यहाँ पे मार के आएंगे। लेकिन आप नीचे देखिए, नीचे आपसे ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है छायावादोत्तर युग, और छायावादी युग आपस में मिलते जुलते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, सी राइट है। छायावादोत्तर युग के कवि है कौन? दिनकर जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर जिनका पूरा नाम है। तो अभी के लिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, और इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो दिनकर जी द्वारा रचा गया?
सदियों का संताप या परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा या रसातल यात्रा। खड़ाखट से बताएंगे कि दिनकर जी द्वारा रचित कौन सी रचना है, तो परशुराम की प्रतीक्षा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, यह दिनकर जी की क्या है, रचना है। 21 नंबर सवाल, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दिनकर जी को। दिनकर जी कहने का मतलब रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो कौन सी ऐसी रचना थी जिसके लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कीर्ति की बात पूछी गई है। अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार या कुरुक्षेत्र। फटाफट से बताएंगे कि कौन सी ऐसी कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखिएगा उर्वशी रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किनको, दिनकर जी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट है। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। 22 नंबर है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, दंत गीत या रश्मि रथी। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। क्या है? कुरुक्षेत्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे 23 नंबर सवाल, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। फिर से उसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया, निश्चित रूप से इसका प्रश्न आप उत्तर दे पाएंगे कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। हमने पहले ही बताया था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अर्धनारीश्वर चैप्टर में शंकर जी और पार्वती जी का वर्णन किया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि अर्धनारीश्वर कैसे लिखा जाता है और किस प्रकार का कल्पित रूप है। तो याद रखिएगा शिव और पार्वती का इसमें उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हो जाएगा राइट है। 24 नंबर, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृत के 4 अध्याय की बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा ये लिखा गया है। किनके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर की द्वारा। 25 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इनमें से ऐसी कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा या स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो शुद्ध कविता की खोज जो है यही रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। अगला सवाल नहीं है, टोटल के टोटल इतना ही सवाल थे। 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। तब तक के लिए आप बने रहे स्टडी विद रवि के साथ। फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, गुड नाइट।